नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रपति के आदेश से रद्द हुआ। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 राज्यसभा से प्रस्ताव हुआ पारित। सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के विरोध में 61 वोट के मुकाबले पक्ष में पड़े 125 वोट। बीएसपी, बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके और आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े संकल्प और विधेयक का किया समर्थन। कांग्रेस और टीएमसी ने किया विरोध। जेडीयू का सदन से वॉकआउट। जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला बिल भी सदन से पारित। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर में बढ़ा आतंकवाद से लेकर गरीबी और भ्रष्टाचार। राज्यसभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा 370 हटने से कश्मीर में होगा रक्तपात का अंत, विकास की बहेगी बयार। लोकसभा में भी गृह मंत्री ने पेश किया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत देश भर के कई इलाकों में जश्न का माहौल। श्रीनगर और जम्मू समेत राज्य के कई हिस्सों में एहतियातन धारा 144 लागू। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजकर सुरक्षा बढ़ाने का दिया निर्देश। और ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सुरक्षा देने वाला ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक लोकसभा से पारित। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा विधेयक में स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को किया गया है शामिल। किराए की कोख को देश में वैधानिक मान्यता और वाणिज्यिक सरोगेसी के गैर कानूनी बनाने वाले सरोगेसी विधिनियम विधेयक को ही लोकसभा की मंजूरी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। 370 अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हट गया है। इससे जुड़ा संकल्प और विधेयक भी आज राज्यसभा से पारित कर दिया गया। सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के विरोध में 61 वोट के मुकाबले पक्ष में 125 वोट पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी प्रस्ताव का सदन में जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है। देश को 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लोकतंत्र वहां मजबूत नहीं हो पाया और भ्रष्टाचार इसी अनुच्छेद की वजह से बढ़ता चला गया है। घाटी के गांव आज भी गरीबी में जीने को मजबूर हैं क्योंकि वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसी 370 की वजह से नहीं मिल पाई। साथ ही ये महिला विरोधी, दलित विरोधी और आतंकवाद की जड़ है। $370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलेट नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है।
ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं मान्यवर। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान वाला बिल भी सदन से पारित हो गया है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश करते हुए कहा कि वहां अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब लागू नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही उसे मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया है। अब जम्मू कश्मीर का 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने 35 से हटाने की मंजूरी भी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से बहुत पहले ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था। अनुच्छेद 370 लाने के पीछे विचार ये था कि इसे बाद में हटा लिया जाएगा, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। ये जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019 नाम को में पुरस्कृत किया है। संघ सरकार ने भारत के संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर मैं आया हूँ। यह आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग और सीमा के आरक्षण के अलावा ज्यादा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35A राज्य के लोगों की पहचान और उनके विशेष अधिकारों से संबंधित था। अनुच्छेद 35A के खत्म होने से राज्य के स्थायी निवासियों की दोहरी नागरिकता भी अब खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, अगर हम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हम ये कहें कि सबसे बड़ा फैसला, सबसे ऐतिहासिक फैसला, एक बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया है, तो ये गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं आज जिस तरह से विधेयक पारित हुआ है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन को भी लेकर? निश्चित तौर पे अभिलाषा, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत बोल्ड डिसीजन सिर्फ यह नहीं कहें कि हम नरेंद्र मोदी ने 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद जब दूसरा कार्यकाल शुरू किया उस समय लिया है। दरअसल आज़ादी के इतिहास के बाद लगातार
कई लोग इस तरह की आवाज़ें उठा रहे थे, कई लोग इस तरह की बातें व्यक्त कर रहे थे कि धारा 370 को अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के समय जो स्थितियां थी, जो कई राज्यों के, जो कई प्रिंसली स्टेट्स के विलय होने थे भारत में, उस विलय के शर्तों में एक 370 था। लेकिन जैसे जैसे मेन स्ट्रीमिंग सभी राज्यों का हुआ, सारे जो विलय हुए, सारे राज्य वो सारे विलय हो गए, मुख्य धारा में शामिल हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर एक बचा हुआ था जो कि पूरी तरह से अपने आप को भारत के साथ नहीं जोड़ पा रहा था, और उसमें बार बार इस बात की चर्चा होती थी कि धारा 370 उसमें बहुत ही बड़ी बाधा है, क्योंकि केंद्र से जो भी कानून बनते हैं, केंद्र से जो भी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को एक सीधे आप जम्मू कश्मीर में नहीं लागू कर सकते थे, और इससे निश्चित तौर पे वहाँ की जनता प्रभावित हो रही थी। और आज जो राज्यसभा में पूरी तरह डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन से पूरी तरह इस बात को साफ साफ किया, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी, कि किस तरह से धारा 370 की वजह से ग्राम पंचायत के जो कानून बने, राजीव गांधी के समय ही कानून बने, वो कानून अभी तक लागू नहीं हो पाए। कई मनरेगा को लागू करने में कितनी परेशानियां हुई, आयुष्मान भारत हो, और ऐसे 100 से ज़्यादा योजनाएं हैं जो योजनाएं जम्मू कश्मीर में अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। तो आज़ादी के बाद जो पूरी योजना थी, पूरा जो इच्छा थी कि सभी राज्यों को, सभी नागरिकों को एक तरह से समान अधिकार दिए जाए, उनको समान। अगर हम 370, 35A की बात करते हैं तो हमने लंबा कानूनी सफर देखा है इन दोनों अनुच्छेदों का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ हमने इस पर राजनीति भी देखी है। किस तरह से हम इसे देखें? जो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर राजनीतिक हो तो हर समस्या का हल हो सकता है। आज इसकी भी वानगी देश ने देखी। निश्चित तौर पे खुद सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि धारा 370 जो मूल रूप में था वह मूल रूप में आज नहीं है, उसमें कई परिवर्तन हुए हैं। खुद अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया। लेकिन जो पूरी तरह धारा 370 की सारी बाधाओं को हटाने की जहां तक बात थी, वहां तक कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। 35A को भी हटाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी कहें केंद्र सरकार की, कि उस कामयाबी के माध्यम से आपने जो इतिहास के माध्यम से जो एक विरासत में एक ऐसी चीज मिली थी जिसमें कि एक सूबे का व्यक्ति, एक सूबे के नागरिक बिल्कुल भारत से कई बार अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, वो आज खत्म हो गया। और इस इच्छा शक्ति की बात अगर कहें तो आज साफ साफ राज्यसभा में इस बात को झलक रही थी कि यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी 370 और 35A को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो रिजोल्यूशन पे वोटिंग की बात आई तो किसी ने मत विभाजन की मांग नहीं की, एक वॉइस वोट से पारित हुआ। मत विभाजन की बात केवल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे हुआ, जिसमें कि 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया। बिल्कुल बड़ी सफलता सरकार की, अखिलेश। और जिस तरह से आपने बताया कि इसे ऐतिहासिक फैसला और साहसी कदम हम कहेंगे, और लंबे वक्त से इस पर जो राजनीति थी वो भी चरम पर थी, लेकिन इसका हल केंद्र सरकार ने आज निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद परिसर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन इस खबर पे जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी के साथ। तो केंद्र सरकार ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला लिया है, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल भी पेश किया, जो राज्यसभा से पारित हो गया है। इस फैसले और बिल के कारण जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए आपको समझाते हैं कि इन फैसलों और विधेयकों के मायने क्या हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। समझते हैं जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलेगा। तो अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सिर्फ खंड 1 लागू रहेगा और जम्मू कश्मीर में अब 2 भाग हुए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा जम्मू कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं है। संसद अब सीधे जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकेगी। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, अब सभी भारतीयों की तरह सामान्य नागरिकता होगी। वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 356 लागू नहीं होती थी, अब धारा 356 लागू होगी। पहले राज्यपाल शासन का अधिकार होता था, अब राष्ट्रपति शासन का अधिकार होगा। और क्या मायने हैं इसके? जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं होगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दंडनीय होगा, जिस तरह से पूरे भारत में होता है। इसके अलावा RTI और CAG जैसे कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू कश्मीर में अब मान्य होंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा पहले
जो मिला हुआ था 370 की वजह से, वो जो जितनी भी जो प्रावधान थे उन्हें खत्म किया गया है और अब सामान्य जिस तरह से पूरे भारत में जो कानून लागू है वही होगा। बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 साल का होता था, अब 5 साल का होगा, ठीक अन्य राज्यों की तरह। और वहीं राज्यसभा में बीएसपी, बीजेडी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके ने सरकार के फैसले का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, टीएमसी समेत कुछ पार्टियों ने विरोध किया, तो वहीं जेडीयू ने सदन से वॉकआउट किया। 47 से ही दुनिया का चर्चा में बने रहा और देश की चर्चा का विषय हमेशा बनता रहा। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, उसने कभी, और कश्मीर में कितना भी एक्सपर्ट, कई एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर में हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशी मुल्कों में, शायद उनमें से किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इन 4-5 चीजों में से एक नहीं, 4 की 4 चीजें एक ही ऑर्डर में यहां माननीय गृह मंत्री जी पढ़ेंगे। So the Article 370 only temporary in nature. So now the central government rightly brings these 2 resolutions and also the 2 enactments. And the Honorable Amma is well known for her upholding the sovereignty and integrity. So we, the ADMK government, Amma's government and ADMK party support the 2 resolutions and support the reorganization bill and also the reservation bill. मुझे लगता है आज सही अर्थ में जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बना, आज बना। हम हमेशा कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वाज इट रियली इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? इस देश का संविधान वहां लागू नहीं हो पाएगा। एक भारत का नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद कर पाएगा। और हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सेंस ऑफ द टर्म जम्मू एंड कश्मीर became integral part of India today only. Today they came for the Kashmiris and I said, oh, I'm not a Kashmiri, so I won't stand up. No sir, we will stand up, because then when they come for me there will be no one to stand up. चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पे आगे भी आप करेंगे, मैं जानता हूं काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूं। 370 को हटाने का मतलब है एक भस्मासुर को खत्म करना, एक शैतान को खत्म करना, एक कलंक को नष्ट करना। जो 70 साल से ये देश संविधान लेकर जी रहा था। मैं गृह मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं, देश तो खुश है, लेकिन आज वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा है। धारा 370 हटाना देश हित का मामला है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा देश हित के मामलों में सबसे आगे रहती हैं। अलगाववाद, आतंकवाद का हमेशा हम विरोध करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। विवादित मामला में हमारे दल का मान्यता है कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय है उसको धारण करें या समझौते के द्वारा निर्णय हो उसको धारण करें। आपसी समझौते से हल हो जाए, मैं इसके पक्ष में हूं, मेरा दल इस पक्ष में है। 70 वर्षों में क्या खोया क्या पाया,
नौरोजगारों को रोजगार मिला, न विकास हुआ, न एससी ओबीसी को आरक्षण मिला। राष्ट्रवाद को के नाम पर हम सब एक हैं, इन शब्दों के साथ हमारा दल बहिष्कार करता है। धन्यवाद। के बीच देश भर में सभी सुरक्षा बलों, खासकर जम्मू कश्मीर में तैनात उनकी इकाइयों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए परामर्श जारी किया गया है। गृह मंत्रालय का ये अलर्ट सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की घोषणा के बाद सभी राज्यों को जारी किया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में संसद भवन की 92वीं वर्षगांठ को लेकर एक बयान दिया। सभापति ने सरकार से संसद भवन परिसर को आधुनिक बनाने की अपील की। माननीय सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मंदिर है यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिमा वर्ष पूरा कर चुका है। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के इस मंदिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिया जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी किया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, हम सबके ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की 2022 तक पूरा होने पर नव भारत के उनके संकल्पों में संसद भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए। इधर राज्यसभा में सोमवार को समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता के इस्तीफे की घोषणा की गई। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुरेंद्र सिंह नागर, संजय सेठ और भुवनेश्वर कालिता के इस्तीफे के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सदस्यों ने 2 अगस्त को अपने अपने इस्तीफे दिए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे सुरेंद्र सिंह नागर का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल भी 2022 तक था। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा के मकसद से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 लोकसभा ने पारित कर दिया। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा विधेयक 2019 विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे उभय लिंगी समुदाय समाज की मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे। जुलाई 2019 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर से संबंधित उनके अधिकारों से संबंधित इस बिल को लेकर जो है इस महान सदन में आया और इस बिल के अंदर ट्रांसजेंडर के जो हितों की जो रक्षा की बात कही गई कि किस तरह से प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू रेजिडेंस, right to employment, right to education, right to health care and सर्टिफिकेट जारी करना और ट्रांसजेंडर्स के लिए वेरियस वेलफेयर जो मेयर्स हैं उनको जारी करना और जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए जो है एक पेनल्टी का प्रावधान करना और उनके हितों की रक्षा के लिए एक नेशनल काउंसिल जो है वो
उनके हितों की रक्षा के लिए बनाना, इस प्रकार के जो प्रावधान हैं आने वाले इस बिल के अंदर जो है हमने रखे हैं। वहीं लोकसभा में आज सरोगेसी विनियमन विधेयक पारित कर दिया गया और इसमें कारोबारी सरोगेसी पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ जरूरतमंद विवाहित जोड़ों को नैतिक सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सरोगेसी मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी है। प्रावधानों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। इस बिल को आप ये एक ह्यूमन इशू भी है, पेरेंट्स के लिए भी, कपल्स के लिए भी, माता पिता के लिए भी, हर दृष्टि से। और जिस प्रकार से देश के अंदर भारत जो है दुर्भाग्य से जो सरोगेसी का हब बन गया था, इस नाते जो हजारों की तादाद में जो फॉरेन कपल्स, और मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसको मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन इसमें मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है एक्सप्लॉयटेशन के केसेस, इसके अलावा जो कंप्लेंट्स हैं सरोगेसी क्लिनिक्स की, कोर्ट के केसेस, ये सारे हमने अध्ययन करने के बाद इसके अंदर से जो फैक्टर्स निकले, उन फैक्टर्स को कैसे अटेंड कर सकते हैं। और जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी इच्छा है और इसी तरह से लॉ कमीशन की भी इच्छा है, भारत सरकार की भी इच्छा है, कैबिनेट की भी इच्छा है, आपकी सबकी भी इच्छा है और देश की भी इच्छा है, समाज की भी इच्छा है, इसलिए ये बिल लाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।